नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप है मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, हम जो कर रहे थे वो पढ़ रहे थे उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना। उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना में हम कर रहे थे उत्तराखंड के भूगोलिक क्षेत्र। भूगोलिक क्षेत्र में हमने जो है दो अपने जो है हिमालय पढ़ लिए थे। उसमें कर रहे थे हम हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय था हमने वो कर लिया था, और उसके बाद में हमारा बृहत हिमालय था वो कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम यहाँ पे मध्य हिमालय। तो यहाँ पढ़ेंगे आज हम उत्तराखंड में मध्य हिमालय। उत्तराखंड का मध्य हिमालय। देखिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का मध्य हिमालय। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी स्थिति, कि ये कहाँ पर स्थित है। मतलब इसकी देखेंगे सबसे पहले हम स्थिति की, उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे कि आपने हमने ये तो देख लिया था कि इनकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी हिमालय की, हमारे सारे। सबसे पहले ये बनाएंगे, सबसे ऊपर था हमारा ये ट्रांस हिमालय। ये था ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे ही था ये हमारा मध्य हिमालय। ये था हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। फिर यहाँ पर था ये हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा, ये है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और इसके नीचे पड़ता है हमारा ये शिवालिक हिमालय। सबसे लास्ट हिमालय था हमारा ये शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो देखिए हमने साथियों ये वाला हिमालय कर लिया था, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय। आज का टॉपिक है हमारा मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो है स्थिति उत्तराखंड में कहाँ पर है, मतलब मध्य हिमालय की। तो देखिए ये जो हिमालय है साथियों, ये हिमालय यहाँ पर जो है उत्तराखंड के, सबसे पहला टॉपिक तो इसमें यही बनता है पॉइंट की ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड के उत्तराखंड के 11 जिलों से, 11 जिलों से होकर होकर जाता है। दो जिले, यानी कि दो जिलों से, ये 13 जिले हैं हमारे उत्तराखंड में, तो दो जिलों से होकर नहीं जाता है वो। दो जिले कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा एक हरिद्वार, हरिद्वार। और यहाँ पर है दूसरा उधम सिंह नगर, उधम सिंह उधम सिंह नगर। देखिए इन जिलों में जो है ये, इन जिलों में स्थित नहीं है, मतलब ये इन जिलों से नहीं जाता है, इन जिलों में। इन जिलों में नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछ लेगा कि बृहत हिमालय की स्थिति कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड के 13 जिलों में जो है इसकी स्थिति है। और 13, और ये कौन कौन से जिलों में नहीं है, तो वो बताएंगे। दो जिले हैं हमारे, पहला है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। तो ये दो जिलों में स्थित नहीं है, बाकी उत्तराखंड के ये 11 जिलों में स्थित है। और यहीं से देखेंगे हम इसकी ऊंचाई, कि इस हिमालय की जो है, बृहत हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है, तो वो है यहाँ पे 1200 से 1200 से 1200 से 4500 मीटर, 4500 मीटर। 1200 से 4500 मीटर इस हिमालय की हमारी ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई देखेंगे यहाँ से, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इस हिमालय की चौड़ाई कितनी है, जो इस हिमालय की चौड़ाई है वो है 70 से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की
इसकी चौड़ाई जो है वो है 70 से 100 किलोमीटर की। फिर यहीं पे देखेंगे हम आगे कि इसका हमने जो है भ्रंश देखेंगे कि इस हिमालय को, बृहत हिमालय को और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, और इधर शिवालिक हिमालय को और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है। तो हमने बृहत का तो देख लिया था, बृहत हिमालय को हमारा जो करता था तो वो करता था मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और यहाँ पर करता है इसका मुख्य सीमांत भ्रंश। इस शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच को जो करता है तो यहाँ करता है हमारा मुख्य मुख्य सीमांत सीमांत। इसको जो अलग करता है वो करता है मुख्य सीमांत भ्रंश। मुख्य सीमांत सीमांत भ्रंश। अगर एग्जामिनर पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में जो है भ्रंश पूछे जाते हैं कि कौन से हिमालय को कौन सा जो है भ्रंश अलग करता है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो है बीच के इनको जो अलग करता है भ्रंश वो करता है मुख्य सीमांत भ्रंश। यहाँ से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, और इसको करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इसको करता है मुख्य मुख्य केंद्रीय 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 भ्रंश। ये जो है उत्तराखंड पीसीएस वाले में भी पूछा जा, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, बृहत हिमालय और मुख्य हिमालय वाला, मध्य हिमालय वाला, कि कौन सा भ्रंश इसको अलग करता है। फिर यहीं से देखेंगे हम आगे कि देखिए इसका निर्माण, इस जो हिमालय था हमारा, कि इसका निर्माण कब हुआ था मध्य हिमालय का। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। यहाँ से इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लेगा कि इसका निर्माण कब हुआ था हिमालय का, इस हिमालय का निर्माण अगर आपसे पूछ लेगा वो एग्जामिनर, निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक काल में। प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक कल्प में या काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। सबसे मोस्ट है ये, यहाँ से जो है एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसका निर्माण हमारे जो है मध्य हिमालय कब हुआ था, तो आप बताएंगे प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। फिर आगे देखेंगे हम इसकी जो है कि यहाँ से इसका निर्माण किस तरीके से हुआ था। ये हमारी दो प्लेटें थी, हमने जो पढ़ा था इसका निर्माण, तो निर्माण देखेंगे हमारा निर्माण प्रक्रिया इसकी किस तरीके से हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसकी निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया देखिए हमारी जो दो प्लेटें थी, पहली यहाँ पर एक प्लेट थी, ये थी यूरेशियाई प्लेट। यहाँ पर थी ये यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। और इसके बाद में थी ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। देखिए ये दोनों एक दूसरे की ओर जो है अभिसरित हो रही थी। ये प्लेट जब एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं आज भी, तो यहाँ पे जब ये एक दूसरे की ओर अभिसरित हुई है, जब इनमें जो है जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई, तो यहाँ पर टकराने पे इनमें जो है बलन पड़ा। यहाँ पर टकराने से टकराने से इनमें बलन पड़ा, टकराने से बलन पड़ा। जब बलन पड़ा तो बड़ा बलन पड़ने से देखिए यहाँ पर जो है पर्वतों का निर्माण हुआ। ये इस तरीके से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हमारा बना था ये जो है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बना था ये बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय के बाद जब ये दो हिमालय हमारे बन गए थे, तो दो हिमालयों का निर्माण तो हमने देखा था कि इन 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 दो हिमालयों का निर्माण, ये था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ये था बृहत हिमालय।
ये था बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, तो इनका निर्माण तो जो है प्लेटो से हुआ था, प्लेटो के टकराने से, प्लेटो के टकराने से इनका निर्माण हुआ था, प्लेटो के टकराने से। लेकिन इसके बाद में जो दो हिमालय बने थे हमारा, जो आज का टॉपिक भी है हमारा, ये बना था हमारा यहीं पे, ये मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो बना था, तो देखिए जब यहाँ पर जो है 4000 साल का, हमने क्लास में पढ़ा था यहाँ पर 4000 साल का जो है हिमयुग आया था। जब हिमयुग आया था तो यहाँ पर सारी की सारी चोटियां जो है बर्फ से ढक गई थी। तो बर्फ से ढकने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ से जब ये नदियां अपना जो है अपर्दन, ये नदियां निकली यहाँ से जब, तो नदियां अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर बहा के लाई थी। जब कंकड़ पत्थर बहा के लाई थी तो उन्होंने इसको कंकड़ पत्थरों को यहाँ इकट्ठा कर दिया था, महीन कणों को, कंकड़ पत्थरों को। तो इन कंकड़ पत्थरों के नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से इस हिमालय का जो है, हमारे इस मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ था हमारा, तो मध्य हिमालय का निर्माण इसी चीज से हुआ था कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से। अगर एग्जामिनर पूछ लेगा कि इस मध्य हिमालय का निर्माण किससे हुआ था, तो आप बताएंगे कि इन मध्य हिमालय का निर्माण जो है नदियों के द्वारा हुआ था। और यहाँ पर अगर ऊपर पूछ लेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय का निर्माण, तो आप बताएंगे कि इनका निर्माण जो है प्लेटों के टकराने से हुआ था। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब लास्ट में देखते हैं हम कि ये जो इसका निर्माण था, तो इसमें जो है हमारे जो भूगोल वेत्ता हुए थे, तो उन भूगोल वेत्ताओं ने इस हिमालय को जो है चार चार भागों में जो है विभाजित किया था। इस हिमालय को भूगोल वेत्ताओं ने, भूगोल वेत्ताओं ने, भूगोल वेत्ताओं ने चार भागों में, चार भागों में विभाजित किया था, चार भागों में विभाजित किया था। इसको जो है, इस हिमालय को हमारे भूगोल वेत्ताओं ने चार भागों में जो है विभाजित किया था। वो चार भाग देख लेंगे कि कौन किस किस भाग में जो है विभाजित किया था। तो सबसे पहले यहीं पर बनाएंगे हम, यहाँ पर जो है ये अपना हिमालय, वो चार भाग बनाएंगे कि चार भागों में किस किस भाग में जो है विभाजित किया था। सबसे पहले तो ये भाग हो गया एक, इस भाग में विभाजित किया था। फिर उसके बाद बनाएंगे यहीं से अगला, एक भाग ये हो गया इसका। फिर एक भाग ये हो गया, और अगला जो भाग था हमारा, ये था हमारा हिमालय, मतलब पूरा का पूरा। ये था हमारा हिमालय। और इसको, इसका जो चौथा भाग था, वो चौथा भाग था इस तरीके से, इनको जो है पूरा का पूरा यहाँ से मध्य से, ये था चौथा भाग, इसका चौथा भाग था ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे हम इसको, ये था पहला भाग, ये था दूसरा, ये वाला था इसका जो है तीसरा भाग, और ये था इसका चौथा भाग। जो बीच वाला था ये था चौथा भाग। तो इन भागों के जो है उन्होंने कुछ भूगोल वेत्ताओं ने नाम दिए थे, तो वो नाम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चार भागों में विभाजित किया था, और उसके नाम क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हम अटोस्तो, अटोस्तो क्रम की चट्टान है। इसको बोलते हैं हम अटोस्थन, अटोस्थन क्रम की चट्टान है, क्रम की चट्टान है, अचोतम क्रम की चट्टान है। और इनको दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम,
तो दूसरे वाले का जो नाम दिया था, इसको नाम दिया था भूगोलवेत्ताओं ने, इसको दिया था किरोल थ्रस्ट की चट्टानें। किरोल थ्रस्ट की, थ्रस्ट की चट्टानें। ये दूसरा वाला था किरोल थ्रस्ट की चट्टानें। और ये तीसरा वाला जो था, इसको नाम दिया था हम, इसका नाम था, इस तीसरे वाले को जो नाम दिया था वो दिया था अल्मोड़ा दूधातुली की चट्टानें। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा अल्मोड़ा दूधातोली की, तोली की चट्टानें। अल्मोड़ा दूधातोली की चट्टानें जो है, इसको नाम दिया था दूधातोली क्रम की चट्टानें। और हमारा जो चौथा वाला नाम दिया था, ये दिया था तीसरे वाले को नाम, यहाँ पर दिया था ये दूसरे को, और ये था हमारा पहला वाला। और ये जो था हमारा चौथा वाला, जो चारों ही चट्टानों में जो है विस्तृत है, तो इसको क्या नाम दिया था? तो इसको दिया था, तो इसको नाम दिया था कोल बैरिनियम की चट्टानें। यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस चौथे वाले को नाम दिया था हमारा जो है कोल बैरेनियम क्रम की चट्टानें। इसको चौथे वाले को नाम दिया था कोल बैरेनियम, कोल बैरेनियम क्रम की, क्रम की चट्टानें। कोल बैरेनियम क्रम की चट्टानें जो है, इसको चौथे वाले को नाम दिया था हमारे। ये था कोल बैरेनियम, कोल बैरिनाए क्रम की चट्टानें। कोल बैरिनाग, बैरिनाग क्रम की, क्रम की चट्टानें। तो ये चौथी वाली को नाम दिया था कोल बैरिनाग क्रम की चट्टान। यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, एग्जामिनर पूछ ले कि चार चार भागों में जो बांटा था, उन चार भागों में जो किस किस चट्टानों में बांटा था, तो हम बताएंगे पहला बांटा था ओटोचोट क्रम की चट्टानें, कोल थ्रस्ट क्रम की चट्टानें, अल्मोड़ा दूधातोली की चट्टानें और कोल बैरिनाग की चट्टानें। तो इनमें जो है इसको चार भागों में यहाँ पे बांटा था। अब फिर अगला देखेंगे हम यहीं से। अब इसका देखेंगे हम, इसका तापमान, कि तापमान कितना है यहाँ से। इसका देखेंगे हम अगला तापमान हिमालय का, इस मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का तापमान। इस मध्य हिमालय का जो है तापमान देखेंगे कि तापमान कितना था। तो यहीं से देख लेंगे हम कि इसका जो तापमान था वो एकदम जो है न्यून था। ये हम जो है अपना हिमालय बना लेते हैं यहीं से। ये जो है हम अपना बृहत हिमालय इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है बृहत हिमालय है। जब ये बृहत हिमालय है हमारा, तो इसका देखेंगे साथियों, इसका ये जो ऊपरी भाग था पूरा, ये जो है 12 महीने यहाँ पर जो है बर्फ से ढका हुआ रहता था। जब बर्फ से ढका होने के कारण तो इसका तापमान एकदम जो है न्यून था। ये पूरा का पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ रहता था।
तो इसका तापमान जो था, तापमान, तो तापमान एकदम न्यून था इसका। न्यून क्यों था? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ऊपर बर्फ से ढका हुआ रहता था, इसलिए इसका तापमान जो है न्यून था, या शून्य शून्य से भी कम था। यहाँ पर न्यून या शून्य से भी कम, शून्य से, शून्य से कम भी कम, शून्य से भी कम था इसका तापमान, क्योंकि 12 महीने जो है बर्फ पड़ा हुआ रहता है इस पे, हिमालय पे, ऊपरी भाग, ऊपरी वाली सतह पे। तो इसका तापमान एकदम जो है न्यून था। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो बर्फ पड़ता था वो 8 से 9 महीने, 8 से 9 महीने, 9 महीने बर्फ, बर्फ रहता है। 8 से 9 महीने जो है यहाँ पर बर्फ रहता है। जब बर्फ रहता है, देखिए, तो इसको जो है बर्फ होने के कारण इस हिमालय को जो है बर्फ का आंचल, इस हिमालय को बर्फ का आंचल, बर्फ का आंचल, बर्फ का आंचल या हिमाचल कहा जाता है। हिमचल, इसको हिमचल, हिमचल कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बर्फ पड़ा हुआ रहता है, इसलिए जो है इसको बर्फ का आंचल या हिमचल जो है इस हिमालय को भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि आपसे कि बर्फ का आंचल किस हिमालय को कहा जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ से कि इस मध्य हिमालय को जो है बर्फ का आंचल जो है कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है जब ये बर्फ पिघलता है, पिघल कर नीचे आता है, तो और जो है बर्फ जम जाता है। तो इस वाली पेटी में हम देखेंगे, इससे निचली वाली पेटी में, यहाँ पर हमें बहुत सी जो है बुग्याल देखने को मिलते हैं। क्योंकि बर्फ जब पिघलेगा तो वहां पे जो है घास उपजेगी, तो घास उपजेगी तो यहाँ पर जो है हमें बुग्याल मिलते हैं, मखमली घास के मैदान मिलते हैं। तो यहीं पर देखेंगे कि इस हिमालय में हमें सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक बुग्याल, सर्वाधिक बुग्याल व, बुग्याल व घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान देखने को मिलते हैं, देखने को, देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक जो है बुग्याल कौन से, किस जो है हिमालय में पड़ते हैं, तो आप बताएंगे कि मध्य हिमालय में सर्वाधिक हमारे बुग्याल और घास के मैदान यहीं पर जो है देखने को हमें मिलते हैं। फिर इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो है वर्षा भी इसमें जो है अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा, वर्षा होती है। यहाँ पर जो है इस हिमालय में जो है वर्षा भी अधिक होती है, तो यहाँ पर घास वास के मैदान जो है अधिक होते हैं। फिर इससे नीचे वाली पेटी देखेंगे हम इस बुग्याल से, तो यहाँ पर जो है इसको जो है, यहाँ पर वृक्ष भी इस हिमालय में, इस पेटी में जो है वृक्ष भी अधिक देखने को मिलते हैं हमें। इस हिमालय में हमें जो है, इस हिमालय में हमें जो है वृक्ष भी अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे जो है वृक्षों का हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम जो वृक्ष, वृक्ष मिलते हैं, तो यहाँ पर ओक का वृक्ष हो गया, साल का हो गया, फर के हो गए वृक्ष, तो ये वाले जो है वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस हिमालय में जो है जंगल भी होता है, और यहाँ पर जो है वृक्ष देखने को मिलते हैं, वृक्ष, इस हिमालय में वृक्ष, वृक्ष जैसे ओक का वृक्ष हो गया, ओक का वृक्ष हो गया, और यहाँ पर साल के वृक्ष हो गए। तो ओक का वृक्ष हो गया, यहाँ पर साल के वृक्ष हो गए, बांज के वृक्ष हो गए, ओक हो गया, फर हो गया, बुरांस हो गए, बुरांस, और जो है बांज हो गया, बांज के वृक्ष, बांज के वृक्ष, वृक्ष मिलते हैं।
बांज के वृक्ष मिलते हैं। इस हिमालय में जो है हमारे बांज के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। फिर अगला बताएंगे यहाँ से कि इसके नीचे वाली जो पेटी है, तो देखिए यहाँ पर जो है फिर जो है निवास स्थान जो है स्थित हो जाता है रहना। इस वाली पेटी में, यहाँ वाली पेटी में जो है अब मानव मानव जो है रहना, मानव के रहने लायक ये हिमालय बन जाता है। सबसे पहला जो है हम देखेंगे कि इसमें तापमान बिल्कुल एकदम न्यून था। यहाँ पर जो है बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ पड़ने से यहाँ पर जो है बुग्याल बने हैं इसमें। बुग्याल, जब बुग्याल बुग्याल के बाद में तो इसे जंगल, यहाँ पर फिर जंगल जो है बने हैं, तो जंगलों में इसमें जो है वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष के बाद में जब यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर जो है मानव बस्तियां भी जो है हमें इस हिमालय में देखने को मिलती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसका, ये क्षेत्र है देहरादून। तो यहाँ पर है देहरादून वाला क्षेत्र में, इस देहरादून, देहरादून वाले क्षेत्र में यहाँ पर जौनसारी लोग, जौनसारी, जौनसारी जाति के लोग, जौनसारी जाति निवास करती है, निवास करती है। देखिए इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर जौनसारी जाति जो है निवास करती है, ये अपने जो है घर बना के रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है जौनसारी लोग निवास करते हैं, और यहीं पर जो है रसदार फलों के वृक्ष भी हमें पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि रसदार फलों के वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ पर रसदार फलों के जो है वृक्ष भी मिलते हैं। वो रसदार फल कौन कौन से हैं, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया, यहाँ पर रसदार फलों के, रसदार, रसदार फलों के, रसदार फलों के वृक्ष भी, वृक्ष भी, वृक्ष भी पाए जाते हैं, वृक्ष भी पाए जाते हैं। जैसे कि सेब हो गया, सेब के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं आपको देखने के लिए उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में। फिर यहाँ पर सेब, सेब, सेब के बाद हो गया यहाँ पर जो है हमारा नाशपाती हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गए, आड़ू का वृक्ष हो गया, आड़ू हो गया, ये जो है वृक्ष भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसके नीचे वाली बेल्ट जो थी ये, अब यहाँ पर ये वाली बेल्ट, इसको, ये बहुत ही जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण बेल्ट है ये वाली नीचे वाली, इससे यहाँ पर ये भोटिया लोग जो है जौनसारी लोग निवास करते हैं। तो इससे नीचे वाली जो बेल्ट है हमारे, तो ये चक्राता मसूरी देहरादून वाली बेल्ट है। इसके नीचे इसको हम आगे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखा हुआ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ऊपर, फिर यहाँ पर ये बेल्ट हो गई थी, फिर हमारी ये हो गई थी, फिर ये हो गई थी। अब जो हमारी बेल्ट है वो बेल्ट है ये वाली। तो देखिए ये वाली बेल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वाले क्षेत्र में। तो ये कौन सी बेल्ट है, इस हिमालय को सबसे मेन पॉइंट रखेंगे कि इसमें जो है इस हिमालय में सर्वाधिक गांव जो है निवास, गांवों का निवास। तो इसको, इस हिमालय को, इस हिमालय को, इस हिमालय को, इस हिमालय को गांवों का हिमालय, गांवों का हिमालय, गांवों का हिमालय भी, गांवों का हिमालय भी कहते हैं। इसको जो है गांवों का हिमालय भी कहते हैं। तो यहीं पर ये वाली कौन सी बेल्ट है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर बेल्ट है ये चक्राता वाली। यहाँ पर हो जाता है हमारा चक्राता, देहरादून में पड़ता है चक्राता। फिर चक्राता के बाद आता है हमारा इसी बेल्ट में जो है मसूरी आता है, धनोल्टी आता है, ये मसूरी आ जाता है इसमें, मसूरी, धनोल्टी, मसूरी, धनोल्टी। फिर इसके बाद में जो है इस हिमालय में जो है नैनीताल, यहीं पर आ जाता है हमारा नैनीताल। इसमें आ जाता है हमारा नैनीताल।
किया जाता है हमारा नैनीताल। नैनीताल के बाद आ जाता है यहीं पर हमारा जो है आगे अल्मोड़ा वाली क्षेत्र आ जाती है, बागेश्वर, चंपावत। इसी इसी हिमालय में आता है हमारा बागेश्वर। बागेश्वर, चंपावत, चंपावत। देखिए इस हिमालय में जो हमारे इतने क्षेत्र आते हैं, मतलब सुंदर सुंदर, तो इस हिमालय को जो है इस कारण इसको पर्यटन का हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र जो है इसी में जो जो पर्यटन क्षेत्र है वो सर्वाधिक इसी हिमालय में आ रहे हैं, तो इस वजह से इस हिमालय को जो है पर्यटन का क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि पर्यटन का क्षेत्र किस हिमालय को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि इस जो है मध्य हिमालय को पर्यटन का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं से लिख लेंगे हम इस हिमालय को, यहीं से लिखेंगे हम इस हिमालय को, यहाँ से इस हिमालय को, इस हिमालय को, इस हिमालय को पर्यटन का, पर्यटन का, पर्यटन का हिमालय भी, हिमालय भी, हिमालय भी कहा जाता है, कहा जाता है। इस हिमालय को पर्यटन का हिमालय भी कहा जाता है। और यहीं पर जब ये देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र है, तो यहीं पर इससे नीचे वाली बेल्ट पड़ती है, एक ये नीचे, इससे नीचे वाली, ये कई बेल्टों में विभाजित है, तो यहाँ पर जो है ये जो है ताल हैं बने हुए। यहाँ पर हमें हमारी ये झीलें और ताल पड़ते हैं, तो इस कारण जो है देखिए नैनीताल वाला क्षेत्र आता है इसमें, तो नैनीताल से नीचे हमारे नैनीताल में हमारे झील, ताल, चंपावत सब सारे जो है, बागेश्वर आदि आदि, चक्राता, मसूरी, तो इनमें जो है नैनीताल में तो झील वगैरह, तो इसलिए इसे जो है झीलों का हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय को झीलों का हिमालय, इसे झीलों का हिमालय, इसे इसे झीलों का हिमालय, झीलों का, झीलों का या झीलों का या झीलों का या तालों का, झीलों का या तालों का हिमालय, तालों का हिमालय, तालों का हिमालय, हिमालय भी कहते हैं। देखिए सर्वाधिक जो है झील इसी क्षेत्र में है, तो इस कारण जो है इसे जो है हिमालय, मतलब झीलों का हिमालय या तालों का हिमालय भी इस हिमालय को कहा जाता है। कौन से को? बृहत हिमालय को। यह हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इस हिमालय को झीलों का हिमालय या जो है तालों का हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर इसके नीचे ही हमारा पड़ता है कि दूधातोली का पठार। यहीं पर देखिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारा दूधातोली का पठार। यहाँ से 5 नदियों का हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये पड़ता है हमारा दूधातोली का पठार। दूधातोली का, दूधातोली का पठार, इसे पामेर का पठार भी कहा जाता है। इस इसको, और यहीं से जो है 5 नदियों का उद्गम होता है इस क्षेत्र से, 5, इस दूधातोली से 5 नदियों का, 5 नदियों का उद्गम होता है। 5 नदियों का उद्गम, उद्गम होता है, उद्गम होता है। इससे जो है 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी है वो दूधातोली का पठार हम जो है अभी पढ़ेंगे आगे। और ये जो है ये दूधातोली का पठार जो है हमारे 3 जिलों में पड़ता है। हमारे पहला पौड़ी में पड़ता है, दूसरा यहाँ पर नैनीताल में पड़ता है, ये चमोली में और अल्मोड़ा में। ये जो है 3 जिलों में पड़ता है हमारे पठार। ये पहला पड़ता है पौड़ी में, ये पड़ता है पौड़ी में, पौड़ी में। फिर यहाँ पर पड़ता है चमोली में, चमोली। और इधर पड़ता है ये अल्मोड़ा में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा दूधातोली का पठार कितने उसमें है जिलों में, तो आप बताएंगे 3 जिलों में। कौन कौन से? पौड़ी, और यहाँ से चमोली और अल्मोड़ा, इन 3 जिलों में हमारे दूधातोली का पठार पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम इस दूधातोली का, क्योंकि दूधातोली से हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं इस दूधातोली के पठार से। क्योंकि यहाँ पर वीर चंद सिंह जो गढ़वाली हुए थे हमारे, उनकी समाधि भी कोठियावाड़ में, यहाँ पर जो एक कोठियावाड़ जो है जगह पड़ती है, तो यहाँ पर वीर चंद
चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो है समाधि भी बनी हुई है इस दूधातोली के पठार में ही। तो अब हम पढ़ेंगे आगे से इस दूधातोली के पठार को। अब पढ़ेंगे हम दूधातोली का पठार ये। दूधातोली दूधातोली का पठार। देखिए ये हमारा ये पूरा का पूरा जो पठार है ये हमारा ये हमारा दूधातोली का पठार। ये दूधातोली का पठार है। अब देखेंगे हम ये किस तरीके से विभाजित है ये पठार। ये पठार हमारा जो है इस तरीके से इस ये ऐसे विभाजित है। तो यहाँ पर है ये पौड़ी, पौड़ी, ये है चमोली, और यहाँ पर है हमारा ये अल्मोड़ा। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। देखिए यहाँ से जो है हमारे 5 नदियों का उद्गम होता है। वो 5 नदियाँ पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहीं से हम देखेंगे कि इससे 5 नदियों का 5 नदियों का उद्गम होता है। 5 नदियों का उद्गम उद्गम होता है। यहाँ से जो है 5 नदियों का उद्गम होता है। तो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहीं पर हमारे जो है बीरचंद सिंह जो गढ़वाली हुए थे, तो यहाँ पर उनकी एक समाधि बनी हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बीरचंद सिंह गढ़वाली की जो है समाधि बनी हुई है। तो ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पर जगह पड़ती है कि तो ये जगह पड़ती है कोदियावाड़। इस कोदियावाड़ में वीरचंद सिंह वीरचंद्र सिंह वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि है। समाधि है। तो देखिए ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन है कि हमारे जो बीरचंद सिंह गढ़वाली हुए थे उनकी समाधि किस स्थान पे बनी हुई है। तो आप अगर आपसे पूछेगा दूधातोली नहीं देता है तो वो देगा कोदियावाड़ में। तो आप बताएंगे कि कोदियावाड़ जो एक जगह पड़ती है हमारे ये पौड़ी में, दूधातोली के पठार के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर हमारे बीरचंद सिंह गढ़वाली की जो है समाधि बनी हुई है। अब देखिए जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर हम उन नदियों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक ये ग्लेशियर है बागेश्वर में, ये इधर बागेश्वर है। तो बागेश्वर में ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है पिंडारी 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 ग्लेशियर। यह है बागेश्वर में। ये ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर में जो है पिंडारी ग्लेशियर। इस बागेश्वर में जो पिंडारी ग्लेशियर है तो यहाँ से एक नदी निकलती है हमारी, वो निकलती है पिंडर नदी। देखिए यहाँ से जो नदी निकलती है हमारी वो निकलती है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी निकलती है हमारी यहाँ से, इस ग्लेशियर से ये पिंडर नदी इस तरीके से निकलती है और ये यहाँ से होते हुए इस तरीके से जाती है। जब ये यहाँ से पिंडर नदी इधर आती है तो इस पिंडर नदी में ही यहीं से एक हमारी जो है ये दूधातोली का जो पठार था यहाँ से एक नदी निकलती है, वो निकलती है आटागाड़ नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है इस जगह से, यहाँ से
यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी निकलती है आटागाड़ नदी, और ये ऊपर की ओर जाकर इस पिंडर में जो है मिल जाती है। ये नदी है हमारी पिंडर नदी, पिंडर नदी, पिंडर नदी। और ये वाली नदी है आटागाड़ नदी, आटागाड़, आटागाड़ नदी। ये नदी है हमारी आटागाड़ नदी। और ये देखिए पहले जो ये क्षेत्र था हमारा चमोली, ये जो है चांदपुर गढ़ के जो है अधीन था। ये क्षेत्र पहले, ये क्षेत्र पहले चांदपुर गढ़, चांदपुर, चांदपुर गढ़ के अधीन था, अधीन था। जब आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस चांदपुर गढ़ की एक अलग ही हिस्ट्री बनती है। हमारे जो राजा हुए थे, जो यहाँ पर कनकपाल, तो उनके जो है इस चांदपुर से बहुत ज़्यादा संबंध मिलते हैं। तो यहीं से जो है इस पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री कि कैसे कैसे जो है चांदपुर में एक एक राजा उसके बाद आए, तो यहाँ से वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। इस चांदपुरगढ़ की पूरी हिस्ट्री बहुत ही अच्छे वे में। तो यहाँ से हम अभी देख रहे हैं हम नदी यहाँ से जो निकलती है, तो वो निकलती है आटागाड़ नदी, और ये यहाँ पर जाकर पिंडर नदी में इस जगह पे इस स्थान पे जाकर मिल जाती है। तो ऊपर को पिंडर नदी जाती है, ये पिंडर में मिलती है आटागाड़ नदी। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, देखिए पहली नदी तो हो गई यहाँ पे हमारी जो है आटागाड़ नदी, जो 5 नदियाँ निकलनी है। फिर आटागाड़ के बाद फिर यहीं से हमारी जो नदी निकलती है, यहाँ पर स्थित है साथियों बिनसर महादेव की पहाड़ियाँ। यहाँ पर देखिए ये स्थित है बिनसर महादेव की पहाड़ियाँ। ये है बिनसर, बिनसर महादेव की, बिनसर महादेव की पहाड़ियाँ। देखिए इन बिनसर महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से जो है नदी निकलती है इन बिनसर महादेव की पहाड़ियों से। तो ये बिनसर महादेव की पहाड़ियाँ जो से नदी निकलती है हमारे, तो यहाँ से एक नदी होती हुई जाती है। ये इस तरीके से नदी निकलती है यहाँ से ऐसे। तो ये नदी कौन सी है? तो ये वाली जो नदी निकलती है, ये निकलती है पूर्वी नयार नदी। इसी क्षेत्र से निकलती है हमारी पूर्वी नयार नदी, पूर्वी नयार। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि दुधातोली पठार से कितनी नदियां निकलती हैं और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे इस चीज को, अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे इसके, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ से निकलती है पूर्वी नयार नदी। तो पूर्वी नयार नदी निकलती है ये। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम कि और जो है दूसरी नदी निकलती है हमारी। ये नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी निकलती है इसमें पश्चिमी रामगंगा नदी। तो पश्चिमी रामगंगा नदी भी यहाँ से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा। ये इस जगह से पश्चिमी रामगंगा इस तरीके से निकलते हुए यहाँ से यहाँ तक जाती है। और यहाँ पर पड़ता है हमारा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पड़ता है जिम कॉर्बेट, आपने पढ़ा होगा, ये उधम सिंह नगर, ये नैनीताल और पौड़ी में नैनीताल पौड़ी में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल, नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए जो है बीचों बीच से होते हुए निकलती है। तो यहाँ से एक ये नदी निकलती है हमारी, ये कौन सी नदी है? तो यह है पूर्वी पश्चिमी रामगंगा नदी। यह है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी, पश्चिमी रामगंगा नदी। पश्चिमी रामगंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है इस दूधातोली के पठार की, पश्चिमी रामगंगा नदी। यहाँ से निकलती है ये पश्चिमी रामगंगा नदी। तो ये जो है हमारे इससे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए जो है जाती है। और इसी पश्चिमी रामगंगा नयार नदी में देखिए हमारी एक बीनो नदी आके यहाँ से इन बिनसर महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ से इस तरीके से बीनो नदी, और ये पश्चिमी रामगंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये नदी है हमारी बीनो नदी, बीनो नदी, बीनो नदी, बीनो नदी। ये जो है पश्चिमी रामगंगा में, पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है।
और यहाँ से जब ये मिल जाती है तो मिलने के बाद में ये जो है हमारी पश्चिमी रामगंगा जिम कार्बेट पार्क से होते हुए जो है बाहर निकलती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर हमारी जो है एक डैम पड़ता है आगे इस रामगंगा नदी पे ही। तो यहाँ पर एक डैम बंधा बंधा हुआ है इसमें। तो इस डैम का नाम है कालाकड़ बांध। यहाँ पर बांध है, ये इस नदी पे पड़ता है। तो ये बांध है हमारा कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध तो इस नदी पे पड़ता है कालागढ़ बांध हमारे, और इससे जो है ये नदी आगे फिर जाती है। और यहीं पे देखेंगे हम हमारी कि यहाँ से जो है दो नदियाँ निकलती हैं हमारे इस जगह से। यहाँ से एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है। ये नदी निकलती हैं। तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो निकलती है हमारी, तो यहाँ से नदी निकलती है सियूली गाड़। ये नदी इस तरीके से निकलती है और इसमें आगे जो है मिल जाती है। ये नदी है सियूली गाड़। सियूली गाड़, सियूली गाड़ नदी। यहाँ से नदी निकलती है एक सियूली गाड़ नदी। यहाँ से निकलती है सियूली, सियूनी गाड़ नदी। सियूनली गाड़, सियूनली गाड़ नदी। यहाँ से सियूनी गाड़ नदी निकलती है और यहीं से निकलती है ये सियूनी गाड़ जो नदी है हमारी। ये जो है इसमें ये नदी यहाँ से जो है मोड़ लेती है और ये नदी यहाँ पर आके इसमें जो है हमारे ये पश्चिमी नयार जो आ रही थी, इस पश्चिमी नयार में यहाँ पर मिल जाती है सियूनी गाड़ नदी। और यहीं से जो नदी निकलती है दूसरी, ये वाली नदी निकलती है। ये नदी भी जो है हमारे ये ढांजू गाड़ नदी, ये निकलती है ढांजू गाड़ नदी और ये यहाँ पर आके इस जो है सियूनी गाड़ में मिल जाती है। ये निकलती है ढांजू गाड़, ये वाली नदी है हमारे ढांजूली गाड़। ये नदी है ढांजूली। ढाई जूली, ढाई जूली गाड़, ये निकलती है ढाई जूली गाड़। और ढाई जूली गाड़ जो है नदी आती है और ये जो है सियूली गाड़ गाड़ नदी में जो है मिल जाती है। जब सियूली गाड़ नदी में मिल जाती है तो यहीं से आ रही होती है हमारी गंगा नदी। ये इधर से निकलती है, यहाँ से आती है गंगा नदी इस तरीके से। यह है गंगा नदी, गंगा नदी। हमारे इधर से ये गंगा नदी आ रही होती है और गंगा नदी जो है ये पौड़ी में पौड़ी जिले में आके है। ये यहाँ पर एक जिला पड़ता है पौड़ी, पौड़ी जिले में, पौड़ी जिले में, पौड़ी जिले में जो है गंगा में जो है ये गंगा नदी में ये हमारी जो सिवली गाड़ नदी आ रही थी, तो ये पूर्वी नयार नदी आ रही थी, ये जो है यहाँ पर मिल जाती है इसमें पौड़ी जिले में आके। पौड़ी जिले में पूर्वी नयार, पूर्वी नयार नदी, पूर्वी नयार, पूर्वी नयार नदी, पूर्वी नयार नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ से जो हमारी कितनी नदी हो गई, पहली नदी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई हमारी बीनो और चौथी हो गई पूर्वी नयार। और यहाँ पर हमारी एक नदी और रह रही है, वो कौन सी है?
तो यहाँ से निकलती है हमारे एक ये पश्चिमी नयार नदी, ये निकलती है इसमें हमारे पश्चिमी नयार नदी, पश्चिमी पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार नदी। यहाँ से हमारे एक नदी निकलती है हमारे पश्चिमी नयार नदी। तो ये 5 नदियां इस जो है दूधातोली के पठार से निकलती हैं। देखिए ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ से दूधातोली का पठार है, इसमें जो है 5 नदियों का उद्गम होता है। इससे ऊपर से हमारे जो पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, वहां से जो हमारी नदी निकलती है पिंडर नदी निकलती है। और पिंडर नदी में यहीं से नीचे से जाती है आटागाड़ नदी, आटागाड़ नदी इस पिंडर नदी में जो है मिल जाती है ऊपर। जब पिंडर नदी में इसमें मिल जाती है तो उसके बाद में दूसरी नदी निकलती है हमारे यहीं से जो है निकलती है ये पश्चिमी रामगंगा नदी। और यहीं से निकलती है हमारी बीनो नदी, बीनो नदी जो है पश्चिमी रामगंगा नदी में मिल जाती है। और जिम कार्बेट से होते हुए आगे हमारे कालागढ़ डैम में जो है पहुंचती है। फिर उसके बाद में यहीं से पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार भी दूधातोली के पठार से नदियां निकलती हैं। इधर से निकलती है सिवलीगाड़ और ढांजूगाड़ नदी, ये भी जो है हमारे इस वो पश्चिमी नयार नदी में मिल जाती हैं। और पश्चिमी नयार इधर से आ रही होती है हमारे गंगा नदी देव प्रयाग से, ऐसे आती है देव प्रयाग से। इस देव प्रयाग से जो है गंगा नदी आती है। जब गंगा नदी देव प्रयाग से आती है तो देव प्रयाग ये जो है पौड़ी नामक स्थान पे पश्चिमी नयार नदी जो है गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, इसके साथ में नोट्स बना लेगा एग्जामिनर, यहीं से जो है क्वेश्चन पूछता है। आगे देखेंगे कि कोदियावाड़ जो जगह पड़ती है हमारी ये, तो यहाँ पर ये दूधातोली में कोदियावाड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि समाधि है। तो वीरचंद सिंह जो गढ़वाली है हमारे, उनकी समाधि कहाँ है? तो कोदियावाड़ में। और ये कहाँ पर पड़ते हैं? हमारे पामेर के पठार में ही ये पड़ता है। उसको जो है दूधातोली के पठार को पामेर का पठार भी कहा जाता है उत्तराखंड के। और यहीं पे इसे जो है दूधातोली के पठार को इसे दूधातोली के पठार को दूधातोली के पठार को दूधातोली के पठार को पामेर का पठार, पामेर का पठार, पामेर का पठार भी पामेर का पठार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं दे देगा। अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि पामेर का पठार किससे कहा जाता है, तो आप वही बताएंगे कि दूधातोली के पठार को ही पामेर का पठार कहा जाता है। या पामेर के पठार से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो वही 5 नदियों का उद्गम होता है हमारे पामेर के पठार से यहाँ पर। अब देखिए जो हमने पढ़ा था आगे यहाँ पर कि जो झील और ताल थे हमारे, यहाँ पर जो हमारे झील झील और ताल थे, इसे जो है झील और तालों वाला जो है हिमालय भी कहा जाता था। तो वो देख लेंगे झील और ताल कौन कौन से जो है हमारे पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये सबसे पहले तो यही पॉइंट बनता है कि झील और ताल जो है कहते किसको हैं। देखिए जो जल का भाग होता है, जल का वह भाग जल का वह भाग जो चारों ओर से जो चारों ओर से जो चारों ओर से भूभाग से घिरा हो घिरा हो
उसे उसे झील या ताल कहते हैं। झील या ताल, ताल कहते हैं। देखिए ये कोई एक जगह है, मान लिया ये हमारी झील है, तो इसके जो चारों ओर जो है ये होगा, तो ये हमारा भूभाग होगा। ये चारों ओर इस तरीके से भूभाग होगा, इसमें कोई भी मतलब ना तो इससे नदी, ना तो यहाँ से पानी आने का रास्ता होगा, ना पानी को बीच से जाने का रास्ता होगा। पानी अपनी जगह पे एक ही जगह पे जो है स्थिर रहता है, तो उसको बोलते हैं झील। ये हो जाती है हमारी झील या ताल। आपने नैनीताल में देखा होगा कि नैनीताल में जो नैनी झील है वो भी इसी तरह सारी झीलें इसी ऐसी ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में, हमारे भारत में जो है निम्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर भारत में, यहाँ पर देखेंगे भारत में निम्न प्रकार की निम्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें पाई जाती हैं। झीलें पाई जाती हैं। भारत में निम्न प्रकार की जो है झीलें पाई जाती हैं। वो झीलें कौन कौन सी, कैसी झीलें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पाई जाती हैं विवर्तनिक प्रकार की झीलें, लैंगून झीलें, ज्वालामुखी प्रकार की झीलें, या वायु जनित झीलें, जो वायु के द्वारा बहाकर लाई गई होती हैं, तो वायु जनित झीलें। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर भारत में। झीलें, भारत में झीलें, झीलों का प्रकार, झीलों का प्रकार। यहीं से देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में कौन किस प्रकार की जो है झीलें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं यहीं पे जो है मैप अपना भारत का। ये बना लेते हैं हम मैप। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की जो है झीलें पाई जाती है हम अपना। तो सबसे पहले देखेंगे यहीं पर जो है विवर्तनिक प्रकार की झीलें। सबसे पहले देखेंगे विवर्तनिक प्रकार की प्रकार की प्रकार की झीलें पहली पाई जाती हैं यहाँ पर विवर्तनिक प्रकार की झीलें। फिर दूसरी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर भारत में, दूसरी पाई जाती हैं हमारे जो है ज्वालामुखी प्रकार की झीलें। ज्वालामुखी ज्वालामुखी प्रकार की झीलें। देखिए जब कोई यानी कि पिंड जो है धरातल पर आके गिरता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वहां पर जब इस तरीके से अगर कोई ज्वालामुखी निकलता है, तो यहाँ पर इसका लावा 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 से यहाँ पर एक जो है, जब इसके मुख में एक जो है बहुत बड़ा सा मतलब गैप बन जाता है, इस तरीके से लावा इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ गड्ढा रह जाता है। तो जब बारिश वगैरह होती है, तो इस गड्ढे में जो है पानी भर जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम ज्वालामुखी प्रकार की झीलें। ज्वालामुखी प्रकार की झीलें। फिर तीसरी पाई जाती हैं हमारी, जो तीसरी होती हैं वो पाई जाती हैं हमारी जो है लैंगून या अनूख। लैंगून लैंगून प्रकार की झीलें। लैंगून या अनूप प्रकार की झीलें। और और चौथी पाई जाती हैं हमारी यहाँ पर, जो भारत के अंदर जो चौथी झीलें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं वायु जनित झीलें। ये राजस्थान में मिलती हैं वायु जनित, वायु जनित वायु जनित प्रकार की झीलें। तो ये पाई जाती हैं वायु जनित प्रकार की झीलें। फिर उसके बाद पाई जाती हैं हिमानी प्रकार की झीलें। पांचवी पाई जाती हैं यहाँ पर हिमानी प्रकार की झीलें। ये पाई जाती हैं हिमानी प्रकार की हिमानी प्रकार की हिमानी प्रकार की झीलें। तो देखिए कहाँ कहाँ किस किस जो है राज्य में पाई जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे विवर्तनिक प्रकार की झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो विवर्तनिक प्रकार की झीलें जो होती हैं ये हैं बुल्लर झील। तो विवर्तनिक प्रकार की जो झील है ये है बुल्लर झील।
बुलर झील ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे इस, ये जगह पड़ती है हमारे जम्मू कश्मीर। तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो विवर्तनिक, अगर आपसे पूछेगा विवर्तनिक प्रकार की झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो बुलर झील है, और कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से देखेगा ज्वालामुखी प्रकार की झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये झील है लोनार। तो यहाँ पर झील पड़ती है लोनार झील, जो हमारे है लोनार, लोनार, लोनार झील ये पड़ती है। यहाँ पर एक जगह है, ये है हमारा महाराष्ट्र पूरा। तो ये पड़ती है महाराष्ट्र में, लोनार प्रकार की झीलें ये पड़ती है महाराष्ट्र में। तो ये पड़ती है महाराष्ट्र में, लोनार प्रकार की जो झीलें हैं ये हैं महाराष्ट्र में। और अगली जो झील है हमारी, तो वो झील पड़ती है, जैसे चिल्का झील हो गई मीठे पानी, ये जो है चिल्का झील, चिल्का झील। तो ये दोस्तों चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा में, इधर जो है यहाँ पर है ये उड़ीसा, भारत के अंदर उड़ीसा, उड़ीसा। तो यहाँ पर मिलती है चिल्का झील। चिल्का झील पे पाई जाती है उड़ीसा में, चिल्का झील यहीं से। चिल्का झील और इसके नीचे पड़ता है ये यहीं पे, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी ये जो है इसी, ये लैंगोनिया अनूप झीलें जो है पाई जाती हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी हमारी यही झीलें पाई जाती हैं, ये लैंगोनिया अनूप प्रकार की झीलें आंध्र प्रदेश में। अब देखेंगे हम वायुजनित झीलें, तो वायुजनित झीलें कहाँ पे पाई जाती है? ये जैसे सांबर झील हो गई हमारी, सांबर हो गई ये, सांबर हो गई, तो ये पाई जाती हैं राजस्थान में, जैसे सांबर हो गई, डिडवाना हो गई, डिडवाना, सांबर हो गई, डिडवाना हो गई। फिर उसके बाद में हमारी यहीं पर बनती है पंचभद्रा हो गई, पंचभद्रा। तो ये मिलती है हमारे राजस्थान में, राजस्थान में। तो ये जो है झीलें पाई जाती हैं हमारी राजस्थान में। तो ये जगह पड़ती है यहाँ पर, ये ये पूरा का पूरा राजस्थान वाला क्षेत्र है ये। तो इस राजस्थान में पाई जाती है हमारी यह वायुजनित झील है, क्योंकि राजस्थान देखिए पूरा का पूरा एक जो है क्या बोलते हैं रेतीला क्षेत्र है। जब वायु वहां पे चलती है तो वायु अपने साथ जो है वहां का जो है धूल कंकड़ जो है धूल अपने साथ जो है बालू को अपने साथ, रेत को अपने साथ जो है उड़ाकर ले जाती है और कहीं एक स्थान पर ले जाकर छोड़ देती है। तो उसमें जो है एक के ऊपर एक, जब वहां पर एक चट्टान सी लग जाती है, तो चट्टान लगने जब वहां वर्षा होती है, तो वर्षा होने के कारण तो उस एक गड्ढे में जब ये जल भर जाता है, तो जल भरने से वहां पर ये वायुजनित झील है। तो इन्हीं झीलों को बोला जाता है वायुजनित झीलें। तो इनमें जो है जल इकट्ठा हो जाता है, जल इकट्ठा होने के कारण तो इनको बोला जाता है वायुजनित झीलें। राजस्थान में जितनी भी झीलें रहेंगी सारी की सारी वायुजनित रहेंगी। अब आता है अपना उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड हम आपसे पढ़ लेते कि 4000 साल का जो है हिमयुग आया था, और जब हिमयुग आया था तो वहां से हिम हिम जब बर्फ पड़ी थी, तो बर्फ पड़ने से सारे के सारे पर्वत हमारे जो है बर्फ से ढक गए थे। तो बर्फ से ढकने के कारण तो वहां पर जो है फिर क्या हुआ था कि बर्फ पिघलना भी स्टार्ट होगा। जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ तो वहां पर कुछ जो है गड्ढे टाइप के बन गए।
तो हमारे जो उत्तराखंड में झीलें हैं तो वो हैं हिमानी प्रकार की झीलें। तो ये हैं उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की जो झीलें हैं हमारे, ये हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। अभी ये सारी की सारी झीलें पढ़ेंगे हम, कि अगर आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था तो वो ये था कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें हैं, तो आप बताएंगे कि हिमानी प्रकार की झीलें जो है हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। अब देखेंगे यहीं से हम इसके जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, अब देखेंगे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके देखेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्य है। इस हिमालय में जितनी भी झीलें पड़ती हैं, पर्वत पड़ते हैं, ये जो है 11 जिलों में जो है स्थित है हिमालय, तो उनमें जो भी आता है वो सारा का सारा हम जो है टॉपिक करेंगे यहीं से। तो यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि एग्जाम में जो है यहाँ से आपका एक भी पॉइंट बचे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण देखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण में है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ताल जो सहस्त्र ताल है वो हमारा इसी क्षेत्र में पड़ता है। सबसे बड़ा जो ताल है उत्तराखंड का तो वो है हमारे सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल। सबसे बड़ा जो ताल है वो है हमारे सहस्त्र ताल, उत्तराखंड में ही वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। फिर दूसरा देखेंगे कि गढ़वाल का, यहीं से पूछ लेगा क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो यहीं से देखेंगे कि गढ़वाल का, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, जो गढ़वाल का हमारे सबसे बड़ा ताल है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ताल, जो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है वो कौन सा है साथियों? तो वो है हमारे यहाँ पर, वो भी सहस्त्र ताल है, वो भी सहस्त्र ताल है। उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल जो है सहस्त्र ताल है। फिर हमारे जो है दो उत्तराखंड में मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, तो गढ़वाल का अगर पूछेगा तो गढ़वाल का भी हमारे सहस्त्र ताल ही सबसे बड़ा है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल पूछेगा तो वो है भीमताल। यहाँ पर देखेंगे हम कुमाऊं का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा ताल, तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ताल है वो कौन सा है? वो है भीमताल। ये नैनीताल में है भीमताल, बहुत ही प्यारी जगह है नैनीताल। तो इस नैनीताल के अंदर ही ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल जो है भीमताल स्थित है। फिर यहाँ पे देखेंगे कुमाऊं का सबसे गहरा ताल, जो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है हमारे, यहाँ पर कुमाऊं का सबसे गहरा ताल, सबसे गहरा ताल, गहरा ताल, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल जो है तो वो कौन सा ताल है? तो यहीं पे देखेंगे कुमाऊं का सबसे जो गहरा ताल है वो है नौकुचिया ताल, वो है नौकुचिया, नौकुचिया ताल। ये जो है कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछेगा कोई उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है तो आप बताएंगे सहस्त्र ताल, और पूछेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है तो आप फिर गढ़वाल का ही बताएंगे सहस्त्र ताल। और पूछेगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है तो कुमाऊं का ताल बताएंगे आप जो है भीमताल। और यहीं से पूछेगा कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है तो गहरा ताल है हमारा नौकुचिया ताल। तो ये जो है अब हमारी जो है क्लास हुई है, आगे से हम इनको जो है एक एक ताल को जो यहाँ से हम पढ़ेंगे पूरा। यहाँ से दो पॉइंट जो है और हैं, इसके हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को करेंगे समाप्त। यहाँ से देखेंगे कि इस नैनीताल को, यहाँ से नैनीताल को नैनीताल को जो है हम क्या बोलते हैं? तो नैनीताल को छकाता प्रदेश भी कहा जाता है। हमारे जो नैनीताल है तो उसको
छकाता प्रदेश, छकाता प्रदेश, छकाता प्रदेश भी कहते हैं, छकाता प्रदेश भी, छकाता प्रदेश कहते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट हैं, तो इनको भी आप जो है याद रखिएगा कि नैनीताल को छकाता प्रदेश भी कहा जाता है। अर्थात जो है 60 जिलों वाला 60 जिलों वाला प्रदेश, इसको बोलते हैं छकाता प्रदेश। अर्थात 60 जिलों वाला, 60 जिलों वाला छकाता प्रदेश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 60 झीलें हैं, 60 झीलों वाला, झीलों वाला, साठ झीलों वाला प्रदेश, इसलिए इसको जो है छकाता प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि 60 झीलों वाला प्रदेश भी इसको कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, कहा जाता है। फिर अगला देखेंगे हम पॉइंट इसमें, जो हमारे पॉइंट था, तो यहीं से देखेंगे कि नैनीताल को, इसे नैनीताल को झीलों की नगरी है, सरोवर नगरी भी कहते हैं। नैनीताल को, नैनीताल को, नैनीताल को झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी या सरोवर नगरी, सरोवर नगरी, सरोवर नगरी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो है झील और सरोवर यहीं पे है, तो इसको जो है नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। फिर लास्ट देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ यहीं से हमारा जो सर्वाधिक झील हमारे पड़ती हैं वो कौन से किस जिले में पड़ती हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो सर्वाधिक झीलें हैं, यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक झीलें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की सर्वाधिक झीलें, सर्वाधिक झीलें मतलब कहाँ पे पड़ती हैं, तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक झीलें पड़ती हैं वो पड़ती हैं हमारे चमोली जिले में, तो यहीं से पड़ती हैं वो चमोली जनपद में। सर्वाधिक ताल, यहाँ से झीलें नहीं, ताल, झील ये ताल, सर्वाधिक ताल, सर्वाधिक ताल जो है हमारे पड़ते हैं चमोली जनपद में, तो वो पड़ते हैं हमारे यहाँ से चमोली जनपद में, चमोली जनपद में, जनपद में, जनपद में है। देखिए सर्वाधिक ताल जो है हमारे, वो सर्वाधिक उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ताल पड़ते हैं वो कौन से में है, तो वो चमोली जनपद में है। इस पर जो है स्टार लगा लेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि इसके चमोली के ताल जो है कहाँ पर स्थित है सर्वाधिक, तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। तो यहीं से अब आगे हम जो है अब एक एक जो है ताल पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसी हिमालय में, मध्य हिमालय में, कि कुमाऊं के ताल पढ़ेंगे, गढ़वाल के ताल पढ़ेंगे, फिर इसके पर्वत पढ़ेंगे हम कि इसमें जो है पर्वत कौन कौन से हैं, फिर इसमें जो है स्थान पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थान आते हैं, संस्थान पढ़ेंगे उत्तराखंड में कि इस हिमालय में कौन कौन से संस्थान आते हैं सारे के सारे। फिर यहीं से पढ़ेंगे हम जो है इसके भूगोलिक क्षेत्र। फिर तो धन्यवाद दोस्तों, आज का जो है सेशन करेंगे हम यहीं पर जो है समाप्त। और देखिए अगर आपको हमसे पढ़ना है पूरा का पूरा उत्तराखंड, जो उत्तराखंड का नया पैटर्न है हमारा यूके SSS का, तो उस पैटर्न के आधार पर अगर आपसे हमें पढ़ना है तो आप जो है हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वो टेलीग्राम है उत्तराखंड GK भाई अर्जुन राजपूत सर के टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस में आपका जो है ये पूरा का पूरा उत्तराखंड कराया जाएगा, और यूके SSS और PSC के जो है एग्जाम पैटर्न के आधार पर। तो देखिए आज का सेशन करेंगे हम यहीं पर समाप्त। तो धन्यवाद साथियों, जैसा हम बोलते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।